जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः एक नए ऊर्जा के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी के कमेंट हम लोग देख पा रहे थे कि साइंस करवाइए, जीके करवाइए और करंट अफेयर्स करवाइए, तो बता दे कि धीरे धीरे एक सामान्य स्थिति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कौन सा विषय पढ़े जो किसी भी एग्जाम के लिए सबसे अधिक लाभदायक हो। तो आप लोग जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हैं, आप लोग इसी तरह से देते रहे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और एक बार ही नहीं, 2 बार वीडियो को देखिए, तब आपको सारा चीज याद हो जाएगा। कोई भी चीज लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डेली बने रहिएगा इसी तरह, और इसी तरह से मेहनत कीजिए। हम और जितना भी है, हम लोग एक परिवार के रूप में कार्य कर रहे हैं। और आप लोग इतना मेहनत कीजिए, कितना मेहनत कीजिए कि आगे जो भी बहाली आएगा टारगेट करके बनाइए कि इसमें हमको एक सीट अपना पक्का करना है। तो आइए इसी जोश के साथ हम लोग आज शुरुआत करते हैं। आज का से हम साइंस का शुरुआत कर रहे हैं। साइंस चलेगा पहले आधा घंटा, उसके बाद फिर और कुछ हम शुरुआत करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा ऊर्जा या कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए। क्या कौन सा रहता है? विटामिन ए। कौन सा रहता है? विटामिन ए। विटामिन ए हमारा शरीर यकृत संयोज करके रखता है या उसको स्टॉक करके रखता है कि जब शरीर को विटामिन ए का जरूरत नहीं होता है तो वो स्टॉक करके रखता है। और जब विटामिन ए के द्वारा हमारा भोजन कोई किसी भी के द्वारा नहीं लिया जाता है, तब वह आपातकाल स्थिति में विटामिन ए का यूज करता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन का खोज जो किया गया था 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा। विटामिन का खोज किया गया था 1911 में फंक के द्वारा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन B3 का है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का है पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 का है बायोटिन। विटामिन B11 का है आपका जो है कि फॉलिक अम्ल। और विटामिन B12 का है साइबोकाबालामिन। और विटामिन K का है फिनोक्विनोन। याद रखेगा इतना तक। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि विषाणु का खोज किसने किया है? इवानोविस्की। किसने किया है? इवानोविस्की। विषाणु का खोज इवानोविस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। और इवानोविस्की ने जो खोज किया था विषाणु का, उसका संबंध है रूस से। इवानोविस्की का संबंध है रूस से। और रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को मस्कवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मस्कवा नदी के किनारे। और भारत के अगर देखें क्षेत्रफल के अनुसार तो रूस पहला स्थान पे आता है पूरे विश्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। वहीं भारत का स्थान क्षेत्रफल के अनुसार से 7वां है। याद रखिएगा। और वर्तमान समय में भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, चीन को पछाड़कर। किसे पछाड़कर? चीन को। तो आप याद रखिएगा कि पूरे विश्व में जनसंख्या सबसे अधिक जो है अपना देश भारत का है। कितना? कहां का है? भारत का है। और जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। और जनगणना या जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। याद रखिएगा कि मुर्गी में रानीखेत बीमारी होती है। किसमें होती है रानीखेत बीमारी? मुर्गी में। और मुर्गी में यह विषाणु के द्वारा होता है। और विषाणु का खोज किसने किया है? इवानोविस्की ने किया है। आप लोग को बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके द्वारा होता है? तो बताइएगा विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। पशु एक में जो होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है वो होता है विषाणु के द्वारा। और एथलीट फुट रोग होता है कवक के द्वारा। एथलीट फुट रोग होता है कवक के द्वारा। तब फुट एंड माउथ रोग होता है आपका विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन, और याद रखेगा जितना भी गाय है या जितना भी पशु है, वह पशु जुगाली जो करते हैं, जुगाली करने के द्रव्यमान में वो मीथेन गैस निकालते हैं। मीथेन गैस निकालते हैं और मीथेन गैस को हम लोग मार्स गैस कहते हैं। और मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी।
और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, शैवाल फाइकोलॉजी, शैवाल फाइकोलॉजी, कवक माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। तो आप लोग को 3-4 चीज हम बता देते हैं कि जैसे कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिग्लोडेन की बनी होती है। उसी तरह से आपसे पूछेगा कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो ये 3-4 चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जीवाणु का खोज किसने किया है? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु का खोज किसने किया है? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, इसका खोज किया है ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? इस्पात में। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा इस्पात में। ध्वनि और इस्पात दो चीजें हमको देखने के लिए मिला, तो दोनों से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी शब्द, जैसे कि मान लीजिए जैसे हम आवाज बोल रहे हैं यानी ध्वनि निकाल रहे हैं अपने मुंह से, और ध्वनि को आप जो सुन रहे हैं एक ऊर्जा के रूप में सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? ऊर्जा के रूप में सुन रहे हैं। और ध्वनि का इकाई होता है डेसिबल। ध्वनि का इकाई डेसिबल होता है। और आप लोग को बता दे कि मानव के कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक होता है। कितना सेकंड तक होता है? 1/10 सेकंड तक। और मानव के मस्तिष्क पर ध्वनि का प्रभाव 1/15 सेकंड। तो दो क्वेश्चन याद रखिएगा कि मानव, जैसे हम बोले ना, तो आपके कान पे जो प्रभाव रहेगा ना उसका इफेक्ट वो 1/10 तक रहता है, 1/10 सेकंड तक। और मस्तिष्क पर जो उसका प्रभाव होता है वो 1/15 सेकंड तक। और कान का बात जब आया तो कान का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। कान का अध्ययन कहलाता है ओडोलॉजी। कान का अध्ययन ओडोलॉजी। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। नाक का अध्ययन राइनोलॉजी। सुनिएगा, नाक का अध्ययन राइनोलॉजी, कान का अध्ययन ओडोलॉजी, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। ये 3 चीज याद रखिएगा। और आंख का डॉक्टर कहलाता है ऑप्थोमोलॉजिस्ट। आंख का डॉक्टर कहलाता है ऑप्थोमोलॉजिस्ट, याद रखिएगा। जो 3-3 दो क्या है? कौन से? यानी एयर, अच्छा, वो दांत निकालने का सूत्र होता है उसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब बात है इस्पात का। तो इस्पात बनाने के लिए बेसेमर विधि का प्रयोग किया जाता है। इस्पात बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बेसेमर विधि। तो ये सब चीज आप याद रखिएगा। और इस्पात बनाने के लिए लोहा के साथ कॉपर को मिलाया जाता है। लोहा के साथ जब हम कॉपर को मिलाते हैं तो उससे हमें इस्पात यानी स्टील प्राप्त होती है, जिसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। और इस्पात को बनाने के लिए बेसेमर विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ध्वनि की चाल कितना मील प्रति घंटा होता है? 760 मील प्रति घंटा ध्वनि का चाल होता है। और ध्वनि की इकाई बताए हैं डेसिबल। ध्वनि की इकाई डेसिबल। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हवा में ध्वनि का वेग कितना मीटर पर सेकंड होता है? 332। हवा में ध्वनि का वेग 332। और ध्वनि की चाल जब मील प्रति घंटा में देखेंगे तो 760 मील प्रति घंटा। और आप लोग नाम सुने होंगे कोकण रेलवे का। जैसे ये सब जैसे हम लोग रेलवे डिपार्टमेंट में है, तो ये जो रेलवे है यह सामान्य रेलवे है। लेकिन जो पहाड़ी इलाका होता है, जो समुद्र का इलाका होता है, वहां पर अलग अलग रेलवे चलता है। तो वहां पर समुद्र के किनारे जो चलता है वहां का रेलवे धीरे धीरे चलेगा। क्योंकि वहां का रेल धीरे धीरे इसलिए चलेगा क्योंकि वहां मिट्टी दलदली क्षेत्र होती है, समुद्र के किनारे बालू वाला क्षेत्र होता है, तो वहां पर अलग तरह का ट्रैक बना होता है और अलग तरह की ट्रेन चलती है। और जब पहाड़ी इलाका में जाएगा तो पहाड़ी वाले इलाके में भी अलग अलग ट्रेन चलता है, छोटा छोटा चलता है। वो दार्जिलिंग वगैरह में देखेंगे जैसे टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है। तो जब समुद्र के किनारे में जब जाइएगा आप लोग कर्नाटक, गोवा, मुंबई वगैरह, तो वहां पर कोकण रेलवे चलती है। कोकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। कोकण रेलवे की लंबाई कितना है? 760। यानी कोकण रेलवे का जो ट्रैक बना हुआ है टोटल 760 किलोमीटर का बना हुआ है, जो रोहा से लेकर मंगलोर तक चलती है। 760 किलोमीटर
हाँ, रोहा से लेकर मंगलोर तक। और कोंकण रेलवे का स्थापना जो हुआ है वह 1998 ईस्वी में हुआ है। कोंकण रेलवे का स्थापना 1998 ईस्वी में। और जो हम भारत रेलवे देख रहे हैं इसका स्थापना अंग्रेज गवर्नर डलहौजी के द्वारा 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन चलाया गया था, जो आपका चलाया गया था थाने से मुंबई के बीच। याद रखिएगा, थाने से मुंबई के बीच पहला ट्रेन भारत के अंदर में चला था, थाने से मुंबई के बीच 16 अप्रैल 1853 को। किस गवर्नर के समय? डलहौजी के समय। डलहौजी के समय याद रखिएगा 34 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था। ये चीज ध्यान में रखना है। और वर्तमान समय में भारत का जो सबसे नया रेलवे जोन बना है वो विशाखापट्टनम बना है। विशाखापट्टनम, वही विशाखापट्टनम जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेंगे तो मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। और हाल ही में भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह बना है, यानी 13वां जो बंदरगाह बना है वो बधावन बंदरगाह मुंबई में बना है। याद रखिएगा। इसको गहरा क्यों बोलते हैं? गहरा यानी कि गहराई, डेप्थ, सबसे गहराई है विशाखापट्टनम का, जो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। आंध्र प्रदेश के अंदर में विशाखापट्टनम है। और वह भारत का 18वां रेलवे जोन बना है। और वहां पर एक जो है कि समुद्र के किनारे एक बना हुआ है बंदरगाह, और सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम है। ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। याद रखिएगा। और पारसेक भी किसका मात्रक है? दूरी का। पारसेक भी किसका मात्रक है? दूरी का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई? पारसेक। लेकिन लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो दो क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई पारसेक, लेकिन लंबी दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर के किस अंग में पाया जाता है? मस्तिष्क। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं। और पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा कुल 11 प्रकार के हार्मोन का स्राव किया जाता है। याद रखिएगा, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में या मास्टर ग्लैंड के रूप में पीयूष ग्रंथि को जानते हैं। और पीयूष ग्रंथि का भार जो होता है वह 0.6 ग्राम होता है, जो सबसे छोटा ग्रंथि है। और सबसे बड़ा ग्रंथि का बात करें तो यकृत है, जो लीवर होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर यानी यकृत। सबसे छोटा ग्रंथि होता है उसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, जिसे मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं। इतना चीज याद रखिएगा। और मिक्स ग्लैंड के रूप में जानते हैं अग्नाशय को, यानी मिश्रित ग्लैंड के रूप में जानते हैं अग्नाशय को। और अग्नाशय मिश्रित ग्लैंड हो गया सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा ग्रंथि हो गया आपका यकृत, सबसे छोटा हो गया आपका पिट्यूटरी। इतना याद रखिएगा, जो हमारे शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है। अब जब मस्तिष्क का बात आया तो मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। याद रखिएगा, मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। और मस्तिष्क जो स्थित है वह क्रेनियम नाम के हड्डी में सुरक्षित है। क्रेनियम नाम का एक खोखला होता है, उसी के अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित है, जो किसी प्रकार के चोट या आघात से बचाव करता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, एक कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति कौन से दो रंग में विभेद नहीं कर सकता है? लाल और हरा। लाल और हरा यानी एक वर्णांध या एक कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति दो रंग में अंतर नहीं पकड़ सकता है, जो लाल और हरा होता है। इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति ALP जो होता है, ड्राइवर वगैरह का जो रेलवे में वैकेंसी निकलता है उसमें उसका जो है कि चयन नहीं किया जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर रेलवे ड्राइवर को, अगर उस तरह का आदमी को सिलेक्शन कर लिया जाएगा तो उसको जहां रेड सिग्नल रहेगा उसको हरा दिख जाएगा, और जहां हरा रहेगा उसको लाल दिख जाएगा। तो बताइए वहां एक्सीडेंट का कारण बन सकता है कि नहीं बन सकता है? इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति को, जो कि एक प्रकार का वो अनुवांशिक रोग है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, जिसको लाल को हरा दिखता है, हरा को लाल दिख जाता है।
तो याद रखिएगा कि ये दो रंग में विभेद नहीं कर सकता है। कौन सा रोग में? तो कलर ब्लाइंडनेस में, जिसे हम लोग वर्णनदत्ता बीमारी कहते हैं। इसका सबसे पहली बार जो अध्ययन किया था वैज्ञानिक ने, वह हेर्नर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। हेर्नर नाम के वैज्ञानिक ने किया था वर्णनदत्ता बीमारी का प्रयोग। तो उसको तो फिर मतलब कुछ में भी नहीं देते। हाँ, उसको ऑफिशियली जॉब मिलेगा। उसको ऑफिस में, रेलवे में, अगर कोई भी डिपार्टमेंट में है जिससे कि आपको आंख में प्रॉब्लम है या शारीरिक रूप से किसी प्रकार का घटना घट के आपका कोई प्रॉब्लम हो गया अंग में, तो आपको अगर उस काम में सक्षम नहीं है करने में, तो आपको ऑफिस वाला जॉब दिया जाएगा जहां पर आप बैठ के काम कर सकते हैं। चाहे आपका आंख खराब रहे या शरीर काम नहीं कर रहा है, तो आपको वहां पर जॉब दिया जाएगा और आराम से आप जो है कि जॉब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा अगर पैर हाथ टूट गया तो हमको वही जॉब करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको बड़े बड़े ऑफिस में दिया जाएगा, जैसे डीआरएम ऑफिस होता है, बहुत सब विभाग का अलग अलग ऑफिस होता है, वहां पर आपको सेट कर दिया जाएगा। तो ये चीज होता है। लेकिन एक बार अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया, अगर कुछ भी आपको हो जाएगा, तो वो सरकार को पावर नहीं है निकालने का। आपको उसी में कहीं ना कहीं सेट करके आपका जिंदगी 60 वर्ष तक वो चलाएंगे। अगला क्वेश्चन थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? गले में। और सुने होंगे गलों में घेंघार रोग होता है, किसका गला इतना बड़ा हो जाता है, तो उसे हम लोग घेंघार रोग या ग्वाइटर रोग कहते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है गलों में, जो कि आपका बड़ा ऐसा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जो कि थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। आप लोग बताइए कि पेट में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल की आवश्यकता होती है? बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। कौन सा अम्ल? HCl। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? बोलिएगा लाइकेन। क्या कहलाता है? लाइकेन। और लाइकेन के बारे में सुनिए। लाइकेन का प्रयोग पहली बार भारत में या फिर पूरे विश्व लेवल पर जो किया था, वो किया था थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस ने लाइकेन पर अध्ययन किया और थियोफ्रेस्टस को ही भारत ही नहीं पूरे विश्व लेवल पे उसे वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, अर्थात बोटनी का पिता कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को, उन्होंने ही लाइकेन का खोज किया था, याद रखिएगा। और लाइकेन जो होता है, यह एक प्रकार के प्रदूषण संकेतक होता है। जहां पर प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन का जो है कि रखा जाता है लाइकेन को, और लाइकेन उसको सूचित करता है कि यहाँ पर प्रदूषण अधिक है या कम है। जहां पर अधिक रहेगा वहां पर उसका जो है विकास ज्यादा नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? आंत में। छोटी आंत में। किस में होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन मुख से शुरू होता है, लेकिन वह अंतिम रूप से छोटी आंत में जाकर जो है कि समाप्त होता है। अब बात आता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिक में सबसे जटिल यौगिक है और प्रोटीन का खोज किया है बर्जीलियस ने। किसने किया है? बर्जीलियस ने। वही बर्जीलियस जो आवर्त सारणी में प्रतीक चिन्ह दिया है। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, तो ये जो H जो लिखा है या दिया है, वो दिया है बर्जीलियस ने। हीलियम का He होता है, तो E जो संकेत दिया है, E भी दिया है बर्जीलियस ने। टोटल 118 आपका परमाणु संख्या होता है या तत्व होता है, तो उसका जो इंग्लिश में जो संकेत होता है वह दिया है बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक का खोज भी क्या किया है? बर्जीलियस ने, यानी कैटलिस्ट, जो कि किसी भी अभिक्रिया की दर को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। यह उत्प्रेरक का सबसे मेन काम होता है, जिसे इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। क्या है? टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। अब बात करते हैं लार का। तो लार जो मुंह में रहता है, लार जो मुंह में रहता है, इस लार का पीएच मान जो होता है वह होता है आपका 6.5। कितना होता है? 6.5। लार का पीएच मान 6.5 होता है। और याद रखिएगा कि दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। 6.4 दूध का, लार का 6.5। अब याद रखिएगा मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का पीएच मान 6। नींबू का 2.2। नींबू का पीएच मान 2.2। 2 रुपया में 2 नींबू यानी 2.2। नींबू का पीएच मान 2.2। और नींबू में एक रोग होता है डाइबैक रोग।
नींबू में एक रोग होता है डायबेक रोग, जो कि तांबा की कमी से होता है। किसे कमी से होता है? तांबा की कमी से। और तांबा का सबसे अधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। तांबा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। तांबा का संकेत होता है Cu और इसका सबसे अधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। लेकिन तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खदान है खेतड़ी, जो कि राजस्थान में है। लेकिन राजस्थान सबसे अधिक उत्पादन नहीं करता है, सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करती है, याद रखिएगा ये चीज। ये नींबू से क्या क्या रोग में? नींबू डायबेक रोग, नींबू में डायबेक रोग होता है, लिटिल लिप रोग भी होता है। दो रोग याद रखिएगा, लिटिल लिप रोग और डायबेक रोग, तांबा की कमी से नींबू में। शरीर को तोड़ना? शरीर में नहीं, नींबू में, नींबू जो पेड़ पौधा आता है उसको नुकसान करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। और अमीनो अम्ल प्रोटीन के बने होते हैं। अमीनो अम्ल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और प्रोटीन के बारे में 3-4 क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था, किस गैस के रिसाव के कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो याद रखिएगा 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MIC गैस कांड होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इसी पे हाल ही में एक फिल्म आया है जिसका नाम है द रेलवे मैन। द रेलवे मैन फिल्म जो आया हुआ है वह आपको भोपाल, इटारसी, इसी सब जगह के बारे में बताया गया है और कैसे कैसे गैस का रिसाव हुआ था, कितना आदमी उसमें डेट किया, तो ये सारा चीज इसमें दिखाया गया है, जो 3 दिसंबर 1984 को घटना हुआ था। और उस कंपनी के जो उस समय जो गवर्नर थे वो थे एंडरसन, याद रखिएगा, उसमें कंपनी के गवर्नर थे एंडरसन। जो भोपाल गैस कांड हुआ था उस कंपनी का गवर्नर उस समय था एंडरसन। अगला क्वेश्चन, पौधे का सबसे मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती। कौन सा है? पत्ती। पत्ती ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो है कि अच्छा से करता है। और पत्ती में जो रंध्र होता है उसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। और पत्ती इसलिए सबसे मुख्य भाग हो गया। पौधा का सबसे मुख्य भाग ऐसे फूल होता है, लेकिन सबसे प्रकाश संश्लेषी भाग जो सबसे मेन हो गया वो पत्ता हो गया। और प्रकाश संश्लेषण की इकाई होता है क्वांटोसोम। जैसे आप लोग याद करते होंगे कि दूरी का मात्रक है मीटर और ये चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह से याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण का मात्रक है क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण का मात्रक क्या है? क्वांटोसोम। और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस का प्रयोग होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण। और हरित लवक में मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है, याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में? लाल रंग में। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का प्रयोग होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पूरी हो जाती है तब बाहर जो निकलती है जल निकलती है बाहर। कौन क्या निकलती है? जल बाहर निकलती है या ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, आप लोग को बताना है कि दलहन के जड़ में जितना भी दलहनी पौधा होता है, चाहे मटर लीजिए, चना लीजिए, ये सब जो दलहनी पौधा हो गया, इसमें पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम। यानी सब प्रकार के दलहन को अगर मिला के देखे तो सबसे अधिक उत्पादन करती है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक दलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश। अब दलहन का बात आया तो दलहन वर्ष जो यूनेस्को ने घोषित किया है वह दलहन वर्ष घोषित किया है आपको 2016 को। किसे घोषित किया है? 2016 को दलहन वर्ष। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। और लाइसोसोम का खोज किया है डी डुबे ने। लाइसोसोम का खोज किसने किया है? डी डुबे ने। अच्छा, आप लोग बताइएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। और कोशिका का श्वसन स्थल कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। जहां पर प्रोटीन टूटता है, जहां पर प्रोटीन टूटता है उसी को कहा जाता है क्या? तो आप याद रखिएगा राइबोसोम। आप लोग बताइएगा
डीएनए का खोज किसने किया है? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का खोज किसने किया है? वाटसन और क्रिक। डीएनए का खोज किसने किया है? अब बात आता है डीएनए का। तो डीएनए यानी इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। जैसे आपको बताए थे अभी कि ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई की होता है क्वांटोसोम, उसी तरह से डीएनए की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए का संश्लेषण जो किया है वह किया है कॉर्नबर्ग ने। डीएनए का संश्लेषण किसने किया है? कॉर्नबर्ग ने। लेकिन डीएनए का खोज किया है वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। और डीएनए का डबल हेडेड मॉडल भी बनाया है वाटसन और क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल भी बनाया है वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। किसके कमी से? इंसुलिन की कमी से। अब पता है मधुमेह, तो मधुमेह रोग जो होता है वह अग्नाशय को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? अग्नाशय को, जिसे हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। तो मधुमेह रोग अग्नाशय को प्रभावित करता है। और मधुमेह दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। जिस दिन हम लोग बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को, उसी दिन हम लोग मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, ब्रोंकाइटिस एक रोग है शरीर के किस अंग का? तो फेफड़ा का। ब्रोंकाइटिस किस अंग का बीमारी है? फेफड़ा का। ब्रोंकाइटिस किसका रोग है? फेफड़ा का। ब्रोंकाइटिस फेफड़ा का रोग है। और फेफड़ा ही प्रभावित हो रहा था कोविड-19 से। फेफड़ा से ही प्रभावित हो रहा था कोविड-19 से। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी किसी भी शरीर में जो घाव होता है, घाव जो होता है कटने उठने से घाव जो हो जाता है, वह विटामिन सी सबसे उपयुक्त है उसे भरने में। सबसे उपयुक्त है भरने में। और विटामिन सी का खोज किया है होलकट ने। किसने खोज किया है? होलकट ने। विटामिन सी का खोज किया है होलकट ने। होलकट ने, याद रखिएगा। विटामिन ए का खोज किया है मैकुलन ने। विटामिन बी का भी खोज किया है मैकुलन ने। विटामिन सी का खोज किया है होलकट ने। विटामिन डी का खोज किया है हॉपकिंस ने। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, प्लाज्मोडियम एक परजीवी है किस रोग का? तो मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है किस रोग का? मलेरिया का। और प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस हम लोग मनाते हैं 25 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और 24 मार्च को टीबी दिवस। 24 मार्च को टीबी दिवस। और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। और 24 मार्च को टीबी दिवस। और 4 फरवरी को कैंसर दिवस। 4 फरवरी को कैंसर दिवस। याद रखिएगा, 4 फरवरी को कैंसर दिवस। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। अभी तुरंत हम बात किए थे कि विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। इसीलिए अब बच्चों में आप लोग को बताया जाता होगा कि जहां पर घाव हो जाता है, अगर वहां पर हम पेशाब कर देते हैं तो वो घाव जल्दी से जो है कि छूट जाता है। जल्दी से छूट जाता है। इसका मतलब विटामिन सी निकल रहा है। अब विटामिन सी उपयुक्त है घाव को छोड़ने में, घाव को कम करने में। तो याद रखिएगा कि घाव का अध्ययन जो होता है वो होता है ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। अगला, और मूत्र का पीएच मान बताएं 6। मूत्र का पीएच मान 6। मूत्र का पीएच मान 6। और मूत्र में बहुत प्रकार का चीज होता है, जैसे कि यूरिक अम्ल होता है, यूरिया होता है, जल होता है। तो ये सब चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया है? तो हरगोविंद खुराना ने। तो आप लोग को हरगोविंद खुराना के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये भारत के वैज्ञानिक थे। तो हरगोविंद खुराना को सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी जीन का संश्लेषण करने के लिए 1968 में। तो हरगोविंद खुराना ने किस पर काम किया है? जीन पर। 1965 में इन्होंने जीन का संश्लेषण किया था, लेकिन इसे 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया हरगोविंद खुराना को। 65 में खोज किया, 3 साल के बाद 1968 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, मेढक में कितने हृदय होते हैं? 3 हृदय।
आप लोग देखते होंगे मेढक जो होता है, मेढक का बनावट वो समोसा के तरह होता है कि नहीं होता है? यानी 3 कोना होता है, 3 कॉर्नर होता है, यानी याद रखिएगा उसमें 3 गो रहता है हृदय। कितना हृदय रहता है? 3 हृदय। और मछली में 2 हृदय, मछली में 2 हृदय, क्योंकि मछली हम लोग जो खाते हैं 2 पीस खाते हैं। कितना पीस खाना चाहिए मछली? 2 पीस। इसीलिए मछली में कितना होता है? 2। मेढक का आकृति समोसा के तरह, यानी 3 कॉर्नर उसमें बना हुआ रहता है समोसा में, इसीलिए मेढक में भी कितना हो गया हृदय? 3 हृदय। और कॉकरोच में रहता है 13। कॉकरोच में कितना होता है? 13। कॉकरोच का नाम सुने हैं ना? तो कॉकरोच में जो है कि हृदय जो होता है उसकी संख्या होता है 13। अच्छा आप लोग बताइए केचुआ में कितना गुणसूत्र होता है? तो केचुआ में गुणसूत्र का बात हम नहीं करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि केचुआ में कितनी आंख होता है। ये क्वेश्चन आया है सबसे पहले। तो केचुआ में एक भी आंख नहीं होता है। किसान का मित्र कौन कहलाता है? केचुआ। और ये मिट्टी का हलवाहा कौन कहलाता है? केचुआ। केचुआ में एक भी आंख नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए मनुष्य का हृदय कितने प्रकोष्ठ में होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। कितना प्रकोष्ठ? 4 प्रकोष्ठ। 4 प्रकोष्ठ में बटा हुआ आता है। दयानिलय, दया अलिंद, बयानिलय, बयां अलिंद, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट? 7%। मान लीजिए अगर मेरा वजन 70 केजी है तो 70 केजी का अगर हम 7% निकालेंगे तो 4.9 आएगा। कितना आएगा? 4.9। 70 गुना 7/100 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 4.9। तो 4.9 केजी या 4.9 लीटर जो होगा वो मेरे शरीर में खून होगा। तो बताइएगा किसी भी आदमी को कि अगर आपका वजन 60 केजी है तो 60 केजी का अगर हम 7% निकालेंगे, मान जो भी आएगा वो आपके शरीर में उतना ही क्या होगा? खून होगा। क्या होगा? खून होगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं। मानव का जो मस्तिष्क होता है, मानव का जो मस्तिष्क का भार होता है वह शरीर के कुल भार का 2% होता है। कितना परसेंट होता है? 2% होता है। जैसे मेरा वजन 70 केजी है तो 70 केजी का अगर हम 2% निकालेंगे तो 1.4 केजी होगा। 70% का 2 केजी अगर 2% निकालेंगे तो कितना होगा? 1.4 केजी यानी 1400 ग्राम। कितना ग्राम? 1400 ग्राम। ऐसे भी सामान्यतः मनुष्य का जो मस्तिष्क का भार होता है वह 1350 से 1400 ग्राम होता है, याद रखिएगा। तो आप किसी को बताइएगा मस्तिष्क कितना परसेंट शरीर के भार का? 2%। और खून कितना परसेंट? 7%। खून कितना परसेंट? 7%। खून कितना परसेंट? 7%। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और याद रखिएगा खून का जब बात की है, खून यानी रक्त, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। कुछ देर पहले बात किए थे घाव का अध्ययन, घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी, घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए मनुष्य के शरीर में जल कितना परसेंट होता है? तो यह 65 से 75%। 65 से 75%। कहीं कहीं 65 से 80% भी रहता है, लेकिन आपको याद रखना है 65 से 75%। कितना परसेंट? 65 से 75। 65 से 75। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको हम रोकेंगे, आपको 3 फॉर्म में इसका तापमान याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले सेल्सियस में 37 डिग्री, और जो डॉक्टर वगैरह नापते हैं, जैसे हम लोग को घर में बुखार आता है तो घर में हम लोग थर्मामीटर से अपने से नापते हैं, तो थर्मामीटर में जो दिखाता है वह दिखाता है सब चीज में। आपको सेल्सियस में भी दिखाता है, फ़ारेनहाइट में भी दिखाता है, लेकिन डॉक्टर सब भी दिखाता है उसको फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6, 98.6। और वही सेल्सियस में 37 डिग्री, और केल्विन में 310, केल्विन में 310, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, और तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की इकाई है न्यूरॉन। और हम गुर्दा या किडनी जो होता है उसकी इकाई होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। ये बार बार कंफ्यूजन वाला चीज है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन, और गुर्दा यानी किडनी की इकाई होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1665 ईस्वी में किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का पहली बार प्रयोग 1665 में रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी।
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, आप लोग को बताना है मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। और हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन के कारण। किसके कारण? कुकुरमीन के कारण। हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन के कारण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और हल्दी जो होता है, हल्दी एक प्रकार का सूचक का काम करता है मिथाइल ऑरेंज में, याद रखिएगा, जो कि आपका वो पीएच वैल्यू निकालने में आपका प्रयोग होता है हल्दी का। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, दूध में पाए जाने वाली शर्करा का नाम है लैक्टोज। क्या नाम है? लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज। और गाय भैंस से दूध का निकालने के लिए कौन सी सुई दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा सुई दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सुई देके जो है कि दूध का स्राव किया जाता है आपका गाय और भैंस से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से जो क्रीम निकालते हैं, ये दोनों क्रियाओं में अपकेंद्र बल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अपकेंद्र बल। अच्छा, मौत के कुआं में अभिकेंद्र बल। हाँ, मौत के कुआं में अभिकेंद्र बल। अच्छा, मोड़ लेते समय साइकिल सवारी के द्वारा कौन सा बल का यूज होता है? अभिकेंद्र। अभिकेंद्र यानी केंद्र की ओर झुककर, ऐसे झुक जाते हैं, वही बल के कारण हम लोग गिरते नहीं है। तो हम लोग ये कॉर्नर सब पे एकदम पूरा ऐसे साइकिल या बाइक वगैरह पूरा एकदम स्लो करके चलाते हैं, फिर भी नहीं गिरते हैं मोड़ पे। तो कौन बल के कारण? अभिकेंद्र। यानी आप समझिएगा कि जो भी चीज घूम रहा है आपस में, यानी एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो वहां पर अभिकेंद्र बल का प्रयोग होगा। और मशीन में कोई दिमाग लग रहा है कि उसमें अभिकेंद्र लग रहा है, तो वो अपकेंद्र हो जाएगा। और वॉशिंग मशीन हो या फिर आपका कपड़ा धोने वाला मशीन को वॉशिंग मशीन कहते हैं, या फिर दूध से जो मक्खन निकालते हैं उसमें भी अपकेंद्र बल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग? 7 रंग। और 7 रंग में सबसे बीच का रंग होता है हरा। सबसे बीच का रंग हरा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम का संकेत होता है ए करके ऐसे दीजिएगा और उसके ऊपर में एक जीरो ऐसे करके बैठाइएगा, उसी को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम, यानी तरंगदैर्घ्य उसको कहते हैं। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम हुआ, लेकिन तरंगदैर्घ्य को जो सामान्यतः मापते हैं वो मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? मीटर में। क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी अंतिम रूप से उसको किसमें व्यक्त कर रहे हैं हम लोग? मीटर में व्यक्त कर रहे हैं। तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण का? गामा किरण का। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण का? सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण का। आप लोग को पता होगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वह 3 प्रकार के किरण निकलता है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा। और अल्फा, बीटा, गामा तीनों पे अलग अलग आवेश होता है। तो भाई किसी पे माइनस होता है, किसी पे प्लस होता है, किसी कोई भी आवेशीन एक होता है। तो बताते हैं आपको कि प्लस को चार्ज किस पे होता है, माइनस चार्ज किस पे होता है, और आवेशहीन कौन होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा अल्फा, बीटा, गामा, इन तीनों में से जो बीटा होता है ना वो माइनस होता है। को क्या होता है? वो माइनस होता है। बीटा पे माइनस चार्ज होता है। बीटा पे क्या चार्ज होता है? माइनस चार्ज। और अल्फा पे प्लस चार्ज होता है। अल्फा पे क्या होता है? प्लस चार्ज। अल्फा पे प्लस चार्ज, बीटा पे माइनस चार्ज, और बचा कौन? अल्फा, बीटा, गामा। गामा आवेशहीन होता है। अल्फा, बीटा, गामा। गामा आवेशहीन होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बीटा किरण पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो बताइएगा माइनस चार्ज होता है, यानी ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, और इन तीनों में से सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होता है वह गामा किरण का। किसका होता है? गामा किरण का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया है? रिटर ने। पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण निकलती है जो हमारे शरीर को नुकसान करती है। तो आप लोग को पता है कि दिन में 12 बजे के बाद जो है कि पूरा शरीर को ओपन करके नहीं रखना चाहिए, उससे जो है कि बहुत सारा अल्ट्रावायलेट आता है, बहुत सारा विकिरण आता है जो हमारे शरीर को नुकसान करती है, जिसे हम लोग उसमें से एक पराबैंगनी किरण का नाम जानते हैं। तो पराबैंगनी किरण हमारे शरीर में नुकसानदायक होता है। और सबसे पहली बार तो पराबैंगनी किरण हमारे पास पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि एक समताप मंडल जो है वहां पर आपका जो है कि एक ओजोन का लेयर पाया जाता है।
वही ओजोन लेयर जो है कि हम लोग को बचाता है, वही ब्रेक कर लेता है, उसको आने से वो लोग रोक देता है पराबैंगनी किरण को, जो कि हम लोग सुरक्षित रह पाते हैं। तो वही पराबैंगनी किरण जो है कि हम लोग को नुकसान करता है। इसीलिए याद रखिएगा कि पराबैंगनी किरण का जो खोज किया है वह रिटर नाम के वैज्ञानिक ने, किसने खोज किया है? रिटर। और पराबैंगनी जो हिंदी नाम हो गया, इंग्लिश नाम होता है अल्ट्रावायलेट। क्या होता है? अल्ट्रावायलेट। आपको समझना है ये दोनों चीज। तो भाई पराबैंगनी किरण को आने से रोकता कौन है? ओजोन। ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल। ओजोन परत किस मंडल में? समताप। वही समताप मंडल जिसमें कि जितना भी हवाई जहाज होता है, हेलीकॉप्टर होता है, ये सारा चीज जो उड़ता है वो किस मंडल में? समताप मंडल में। अच्छा, हम लोग किस मंडल में रह रहे हैं? क्षोभ मंडल में। हम लोग किस मंडल में रह रहे हैं? अर्थात हम लोग जो रह रहे हैं, हम लोग क्षोभ मंडल में रह रहे हैं। तो हम इतना समझ सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पर आंधी, तूफान, वर्षा, भूकंप, इस सब चीज देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है समय समय पर? इसका मतलब क्षोभ मंडल में वर्षा भी होता है, तूफान भी होता है, सभी प्रकार के जीव निवास भी करते हैं, जिसमें से मानव सहित निवास करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आंधी एवं तूफान ये वायुमंडल के किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। मनुष्य निवास करता है किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। इसलिए सबसे अधिक घनत्व भी कहां का होगा? क्षोभ मंडल का। सबसे अधिक घनत्व भी कहां का होगा? अच्छा, हम लोग सबसे नीचे वाली परत पे निवास कर रहे हैं, अर्थात सबसे नीचे वाला मंडल कौन हुआ? क्षोभ मंडल। सबसे नीचे वाला मंडल क्षोभ मंडल। तो देखिए बताते हैं, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर हो गया आपका आयन मंडल, फिर होता है बहिर्मंडल। सबसे लास्ट में कौन हो गया? बहिर्मंडल। सबसे नीचे कौन हो गया? अब बीच में मध्य मंडल। मध्य का मतलब ही होता है बीच, यानी मध्य में होता है जो मन वो होता है बीच, यानी मध्य मंडल हो गया बीच में। सबसे ऊपर में हो गया बहिर्मंडल, सबसे नीचे हो गया क्षोभ मंडल। और जब ये कहने का मतलब हवाई जहाज किसमें उड़ते हैं? ओजोन परत भी किसमें होता है? समताप मंडल। आप लोग को बता देते हैं ओजोन परत के बारे में, दो क्वेश्चन बहुत फेमस है। ओजोन, अच्छा ये बताइए, जब वो पराबैंगनी किरण को रोकता है आने के लिए, इसका मतलब हम लोग का दायित्व होता है कि हम ओजोन परत का संरक्षण करें। ओजोन परत का संरक्षण करें, क्योंकि ओजोन परत में बार बार जो है कि छेद हो जाता है। जब वहां से पराबैंगनी किरण आता है, ओजोन परत में छेद हो जाता है, तो हम लोग के पास पहुंच जाएगा। तो इससे पहले कि हम उसको आने दे, हम ओजोन परत को और जो है कि संरक्षण प्रदान करें। तो ओजोन परत को संरक्षण हम तभी प्रदान कर सकते हैं जब हम लोग CFC और CO2 का कम उत्सर्जन करें। तो देखते हैं बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब जो है वो CO2 का उत्पादन बहुत कर रहा है आजकल, CO2 कर रहा है, CFC कर रहा है, तो इससे ओजोन परत नष्ट होते चल जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को उस पर कंट्रोल करना होगा। तो कंट्रोल करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों ने मिलकर जो डेट बोलने जा रहे हैं, डेट याद रखिएगा, 16 सितंबर 1987 को विश्व के विभिन्न देश ने मिलकर कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। जैसे भारत का एक शहर मुंबई है ना, दिल्ली है ना, कलकत्ता है ना, उसी तरह से कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल में ही सब लोग ने एक बैठक किया मिलके कि देखिए ऐसे ऐसे बात है कि समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसमें पराबैंगनी किरण से जो आता है किरण, उसको रोकने के लिए और उसको टाइट कीजिए, उसको और संरक्षण प्रदान कीजिए। इससे CO2 का मात्रा कम कीजिए या फिर आप CFC की मात्रा कम कीजिए। तो सबने मिलकर 16 सितंबर 1987 के कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक बैठक किया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किसके संरक्षण से? ओजोन परत के संरक्षण से। किसके संरक्षण से? ओजोन परत के संरक्षण से। कितना तारीख को? 16 सितंबर। इसीलिए यहां से एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि ओजोन परत के संरक्षण से कौन सा बैठक हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैठक। किस देश में? कनाडा में। यहां से दूसरा क्वेश्चन उठता है कि प्रति वर्ष किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर। काहे 16 सितंबर लगाए, आप लोग को पता चल गया होगा। तो 16 सितंबर को इसलिए लगाए क्योंकि उसी दिन बैठक हुआ था। उसी तरह से रामसर साइट के बारे में मैं पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, एक वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। हम लोग रामसर साइट पे फुल वीडियो बनाए हुए हैं, 2 क्लास लिए हैं। तो उसमें बताए थे कि रामसर सम्मेलन जो हुआ था वह 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर सम्मेलन जो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, वह रामसर नाम का एक शहर है ईरान के अंदर में, वहीं पर बैठक हुआ था। जितना भी रामसर साइट है उसे स्वच्छ बनाने के लिए या उसको दर्जा देने के लिए, जिससे कि पशु पक्षी ठीक से निवास कर सके।
तो इसीलिए रामसर दिवस या आर्द्र भूमि दिवस हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये अपने ये धरती के और नीचे क्या है? धरती के और नीचे, धरती को भी हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। ये धरती से ऊपर हम लोग 5 लेयर बनाकर पढ़ते हैं, जिसमें से आपको 5 मंडल हम लोग बोले आपको, और धरती से नीचे का भाग को हम लोग 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। तो वो भी हम लोग बताएंगे, जैसे कि सबसे ऊपरी भाग जो कहलाता है, जो मिट्टी वगैरह है ना, ये ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रस्ट। और क्रस्ट जो होता है, और क्रस्ट जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं भूपरपट्टी। क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। इसी तरह से और नीचे जाइएगा तो उसमें से भी सियाल, सीमा सब देखने के लिए मिलेगा, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो जब टॉपिक वाइज करने लगेंगे उस पर वीडियो भी हम लोग अलग से बनाएंगे, तो वो चीज ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे ऊपर वाला भाग पृथ्वी का क्या हो गया? भूपरपट्टी। भूपरपट्टी, ये 3 भाग में नीचे करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। भूपरपट्टी हो गया, मेंटल हो गया, ये सब करके होता है, और कोर हो गया। देखिए बता ही देते हैं। देखिए जिस प्रकार से पृथ्वी का ऊपर वाला भाग हम लोग 5 भाग में पढ़े, उसी तरह से पृथ्वी के जैसे से नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा तो इसको 3 भाग में हम लोग पढ़ते हैं बांट के। सबसे ऊपर वाला भाग जो कला है, इसमें हम लोग पैर रखते हैं ना, ये भाग का होता है भूपरपट्टी। ऐसे भी बोलते हैं ना, होता है कि भू यानी भूमि, भूमि परपट्टी यानी कि ऊपर वाला भाग, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट जो कहते हैं, यह जो है कि हमारा कुछ क्षेत्रफल तक नीचे गया है, फिर उसके नीचे जाइएगा तो मेल्टन कहलाता है, और उसके नीचे जाइएगा तो कोर कहलाता है। यही 3 भाग में हम लोग इसको बांट के पढ़ते हैं, और तीनों में अलग अलग नाम का इसको नाम दिया गया, जैसे सियाल, सीमा, नीफे। तो नीफे का मतलब हो गया कि निकेल और फेरस। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग आगे टॉपिक भी आएगा तो चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में? निर्वात में। सबसे अधिक चाल किस में होता है? निर्वात में। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में। याद रखिएगा, निर्वात में। एक निर्वात और एक वायु, दोनों में बहुत अंतर है। निर्वात का मतलब है कि जहां पर शून्य है, वहां पर हवा नहीं है। जहां पर हवा नहीं है उसे हम लोग निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। वहां पर हवा नहीं है, और हम लोग जो खुली वातावरण में सांस ले रहे हैं, यह हवा हुआ। यहाँ पर संपूर्ण मात्रा में हवा है, जितना भी आप हवा ले सकते हैं। यहाँ पर कोई हवा घटने वाला नहीं है, यानी ऑक्सीजन घटने वाला नहीं है। निर्वात और वायु में अंतर है, इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझे। अगर आप समान द्रव्यमान का 2 वस्तु, एक जैसे आप 1 केजी का ईंट ले लीजिए, आप 1 केजी का रुई ले लीजिए। अगर आप निर्वात में ही दोनों को गिराइएगा, अगर आप ये दोनों को निर्वात में गिराइएगा तो ये दोनों एक समान गिरेगा। कैसे गिरेगा? एक समान गिरेगा। कैसे गिरेगा? एक समान गिरेगा, यानी एक समान गति से गिरेगा। इसे क्या लग रहा है माइंड कि जो है कि ये ईंट जल्दी से गिर जाएगा एकदम पूरा फास्ट, और जो है कि ईंट फास्ट गिर जाएगा, रुई एकदम धीरे धीरे ऐसे गिरेगा। तो ऐसा नहीं है, दोनों एक समान गिरेगा। कैसे गिरेगा? दोनों एक समान गिरेगा। लेकिन अगर आप वायु का बात करें, तो वायु में दोनों अलग अलग गिरेगा। तो वो जो ईंट है, ईंट आपका गिर जाएगा पहले, और ये रुई जो है ये आपका बाद में गिरेगा। तो निर्वात में वायु नहीं रहने के कारण दोनों एक समान गिरेगा। कैसे गिरेगा? एक समान। और ये दोनों अलग अलग समय में गिरेगा वायु में। तो ये चीज समझना चाहिए। और निर्वात और वायु में आप अंतर किसी को बता सकते हैं कि निर्वात शून्य स्थिति होता है, और वायु में वायु बहुत अधिक रहता है। गिरेगा एक समान, लेकिन हाँ अलग अलग, उससे अलग जो देखिए, वायु में अलग अलग गिरेगा, निर्वात में समान गिरेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। और निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये चीज है। और आज का लास्ट सवाल बताइएगा कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के किस कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन। देखिएगा, जितना भी रंग का चर्चा करेगा कि सूर्य का लाल रंग, उसके बाद फिर समुद्र का नीला रंग, जितना भी रंग का चर्चा करेगा वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर। तो आज का साइंस का क्लास आप लोग को कैसा लगा? धीरे धीरे हम लोग लेवल में भी बढ़ोतरी करेंगे, और जो है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कहाँ कमी रह रहा है, नहीं रह रहा है। हम लोग उस पर भी मेहनत करेंगे, और एक दिन बड़े मंच पे आने का कोशिश करेंगे। बस आप लोग का इसी तरह से समर्थन चाहिए। बस आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।